आपको ये सारी चीजें हासिल करना है। तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग जब कस्टमर के पास जाते हैं तो होता क्या है कि ज्यादातर जो है लोग तमाम सारे सवालात होते हैं हमारे कस्टमर के, जिसका हम या तो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं, या तो हम आंसर दे ही नहीं पाते हैं, या फिर हम अपने मैनेजर से या हमारे पास या राकेश जी के पास फोन करते हैं, तब जाके प्रॉपर आंसर मिलता है। तो ये सारी चीजें भी हमें सीखनी है, क्योंकि जो बड़ी चीज हमें हासिल करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट पहला है लर्न, फिर है अर्न। जब आप सीखोगे तभी कमाओगे। अगर हम सीख नहीं पाते हैं तो कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमारे बीच में राकेश जी आने वाले हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि कस्टमर कह देता है कि भाई ये लंबे समय की पॉलिसी है, हम म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, शेयर मार्केट में लगा देंगे, एफडी कर देंगे, जमीन खरीद देंगे। और बीमे को लेकर के वो बहुत ज्यादा वो जो है जागरूक नहीं होता है। तो कुछ न कुछ बहाना ही बताता है, और बहाना बता के हमको टालता है, और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ठीक है मिलेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, अभी पैसे नहीं हैं। इस टाइप सी बहुत सारी जो है चीजें हमारे सामने आती हैं। तो उन सारी चीजों का आंसर दिल थाम कर बैठिए, और थोड़ा सा अटेंशन में आ जाइए। अभी इन सारी चीजों में से बहुत सारी चीजों का आंसर आपको मिलने वाला है। और हम आप चाहेंगे कि राकेश जी आप आए, और आपके पास जो भी पीपीटी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, या कुछ भी और कुछ भी आपके पास मटेरियल है, वो हमारे साथियों को बताइए। ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम सभी लोगों को कॉन्टेस्ट के बारे में एक बार पुनः रिवाइज किए आप। तो हम यही चाहेंगे सभी मित्रों से कि कंपनी का जो प्लानर है 30,000 के बिजनेस पे है 14 तारीख तक। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं उस प्लानर को जरूर ले लें, क्योंकि वो मान के चलिए कि हमारे आपके बिजनेस में वो हमारे पास एक हथियार है। वो नई जनरेशन का हथियार है। जैसे 5G चल रहा है तो 5G के जो उसमें गुण हैं उसमें हैं, उस प्लानर को हम ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारी इनकम जहाँ पर आज है उससे कई गुना बढ़ सकती है। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये प्लानर को सभी लोग जरूर लीजिए। उसके बाद आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये हम सभी लोगों के साथ आती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं से दिक्कत में हैं। तो चाहे हमारे एडवाइजर हों या नॉर्मल एडवाइजर हों, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है आपको एक स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कृपया कंफर्म करें कोई मित्र हमारे, तो कंफर्म करने के बाद अपने माइक को फोन दोबारा से अनम्यूट कर लेंगे अगर आवाज़ वाली जगह पे होंगे तो, अन्यथा अगर ऐसी जगह पे हैं जहां आवाज़ नहीं आ रही है। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है ऑब्जेक्शन। थैंक यू पाठक जी। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है, आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्शन जो लिखा हुआ है एक डिवाइडर की तरह है। ये हम सभी के साथ जो है हम काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो ऑब्जेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, एक डिवाइडर है। जैसे रोड पे हम चल रहे हैं, प्लेन रोड पे चल रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है बीच में ब्रेकर आ जाता है, तो वहाँ पर हमें अपनी स्पीड डाउन करनी पड़ती है, या बड़ा ब्रेकर होता है तो हमें वापस यू टर्न होना पड़ता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑब्जेक्शन जो है वो हमारे स्पीड को ब्रेक लगा देता है, कहीं ना कहीं से ब्रेक लगा देता है। ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर लेते हैं तो ब्रेकर क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करते हैं तो हम ब्रेकर से ही वहीं से वापस हो जाते हैं। मतलब कस्टमर के पास हम जाते हैं, पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझाते हैं, समझाने के बाद कस्टमर जो है एक बात बोलता है, उस बात का आंसर हम नहीं दे पाते हैं, वहीं से हम वापस चले आते हैं। मतलब ये होता है कि बनी बनाई रसोइया को हम छोड़ के चले आते हैं किसी दूसरे के लिए। ऑब्जेक्शन
हम नहीं कर पाते हैं क्लोज। तो इस पीपीटी के माध्यम से कुछ मैंने तैयार किया है, हो सकता है टाइम उसमें लगे, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो बात है उसको अगर हम, जो स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर होगी इसके आगे, तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, उसका बार बार रिवीजन करेंगे तभी हम उस पर कामयाब हो पाएंगे। तो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ऑब्जेक्शन के कुछ जो है, यहाँ पर 8 नंबर दिए गए हैं। पहला है कि मेरे मरने के बाद मुझे क्या फ़ायदा, मैं इंश्योरेंस क्यों लूँ। किसी के पास मैं जाता हूँ, यही आता है, भाई तो मरने के बाद पैसा मिलेगा, इससे इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं इंश्योरेंस क्यों लूँ। तो अगर हम इसका आंसर ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग हम कर लेते हैं, अच्छे से उत्तर दे देते हैं, तो हमारी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। नहीं तो ये होता है कि भाई मरने के बाद पैसा मिलेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से वापस चले जाते हैं। दूसरा है पॉलिसी को हम समझाते हैं अच्छी तरीके से, बंदा समझ लेता है। जैसे नई यंग एज के लोग जो होते हैं, इस समय यंग एज की जनसंख्या अपने यहाँ भारत में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी हमारे वही ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें आता है कि मैं प्लान तो सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन पापा से पूछ कर बताऊंगा, पापा से पूछने के बाद जो है मैं बीमा कराऊंगा। दूसरा ऑब्जेक्शन ये आता है, बहुत लोगों को आता है। फिर आता है प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आपने समझाया भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आगे सोच समझ कर बताऊंगा, कुछ समय बाद बताऊंगा सोच समझ के। फिर अगर उसका हम भी हम हैंडलिंग कर लेते हैं, तो बंदा कहता है कि ठीक है, बाद में अगली बार हम, जो मुलाकात होगी हमारी अगली बार, तब हम पॉलिसी लेंगे। फिर होता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, तो कैसे लें। मेरे पास पॉलिसी पहले से है, या मेरे रिश्तेदार एलआईसी में एजेंट हैं, मैं वहाँ से पॉलिसी लूँगा, या फिर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, म्यूचुअल फंड खरीद लूँगा, क्योंकि इंश्योरेंस में रिटर्न बहुत कम है। इस तरीके से काफ़ी कुछ हमारे आपके बीच में लमसम 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हम सभी लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आज कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भविष्य में बहुत काम आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर दे करके आप पॉलिसी क्लोज कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पर कि इंश्योरेंस की बात जैसे आती है, तो लोग कहते हैं इंश्योरेंस का जो है पैसा मरने के बाद मिलता है, मुझे क्या फ़ायदा, इंश्योरेंस मैं क्यों लूँ। तो आप लोगों को उत्तर क्या देना है, भैया मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन भैया आप बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप मरने वाले हैं, बल्कि आप बीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके परिवार में आपके न रहने पर भी कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं, और वे आपके न रहने पर अपना ध्यान कैसे रखेंगे, इसलिए आप बीमा लेते हैं, इसमें मरने की बात नहीं है। और भैया यदि आप और भैया यदि आप चाहें, मतलब आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो, अब देखा जाए कि जो हम इनकम करते हैं, अपनी 90% इनकम अपने परिवार के ऊपर ही खर्च करते हैं, और अपने ऊपर जो खर्च करते हैं इनकम 10%। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, तो 90,000 रुपया वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खर्च करता है। अपने ऊपर 10,000 रुपया अपने ऊपर मतलब खर्चा करता है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं डेली की, या गाड़ी से चलता है पेट्रोल की, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10% अपने ऊपर खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, और यह जीवन बीमा भी आपको अपने परिवार के ही लिए लेना है, और यह इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अपने परिवार को हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने यह आए, भैया बीमा का लाभ मरने के बाद मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखें,
कई बार इसको पढ़ें, याद कर लें, तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी। फिर आगे हम चलते हैं। सभी लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राकेश थोड़ा सा बैक चले जाइए। जी। हाँ, सभी लोगों से भाई अपील है कि इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको सेव कर लीजिए। उसको इस पर जो है बहुत सारी चीजें आप स्वयं से भी निकाल सकते हैं, और कुछ मतलब वीडियो में फिर देखते रहिएगा इन सब चीजों के लिए। ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से और भी जोड़ सकते हैं, और बेहतर ढंग से क्या जोड़ा जाए, आपको मैं एक दिशा दे रहा हूँ, एक माध्यम है कि आप इस हिसाब से अपनी बात को रख सकते हैं कि भैया 90% आप अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, 10% आप अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, माता पिता हैं। इन्हीं के लिए हम कहीं ना कहीं से भाग दौड़ कर रहे हैं, इस ठंडी में, गर्मी में, बरसात में दौड़ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, दौलताबाद। यहाँ पर हम जाके नौकरी करते हैं, 20,000, 40,000, 50,000। हमारे न रहने के बाद जो हम 90% पैसा खर्च कर रहे हैं, 100% आना हमारा पैसा बंद हो जाएगा। तो फिर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे आगे चल पाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और अपनी पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। इसका उत्तर हम जितने अच्छी तरीके से देंगे, अब इसमें आप अपनी डायरी में इसको लिखिए, और भी कुछ पॉइंट हो उसको उसमें जोड़िए। तब जो है कस्टमर के सामने आप पहुंचेंगे तो आपकी पॉलिसी आसानी से सेल हो जाएगी। उसके बाद फिर आता है दूसरा ऑप्शन कि हम पॉलिसी समझाए, बहुत अच्छी लगी पॉलिसी, लेकिन बंदा कहता है कि हम पापा से पूछ लें, या फिर मम्मी से पूछ लें, या फिर अपने वाइफ से पूछ लें। तो उसका उत्तर हम कैसे देंगे? इसका उत्तर थोड़ा लंबा है। तो सबसे पहले आपको यह कहना है कि बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉलिसी को पसंद किया। ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछकर उसके बाद बीमा करवाना। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, उनसे क्वेश्चन करिए कि मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे कस्टमर के सामने बैठे हैं आप, उसमें दो चीज हो सकती है कि कस्टमर में कोई एक बुरी आदत आप देखिए, जैसे वो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर आजकल के टाइम पे जो है बियर या दारू की नशा है। अगर आपको पता है तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को करिए कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, या कस्टमर की बुरी आदत आपको पता है। अगर कस्टमर को सामने आपके बैठे हैं, कस्टमर के सामने आपको लगता है कि इसके साथ कोई बुरी आदत नहीं है, हम पहली मुलाकात हमारी है, हम पहचान नहीं पाए हैं, तो उस कस्टमर से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। तो आप बहुत सोच समझ करके अपना क्वेश्चन करिए और जवाब दीजिए। अगर आपको पता है पहले से कि इस कस्टमर के पास बुरी आदत है, वो सिगरेट पीते हैं, तो आप उनसे कहिए कि आप सिगरेट कब से पी रहे हैं? तो उत्तर कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले से पी रहे हैं। तो सिगरेट पीना जब आप शुरू किए, तो क्या आप पहले अपने पापा से पूछे थे कि पापा जी मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूं कि नहीं? तो उत्तर आएगा, भाई ऐसा कौन सा बंदा है जो अपने पापा से पूछेगा कि मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूं या दारू पीना शुरू कर दूं? तो पापा से नहीं पूछे थे आप। तो जब आप एक बुरा काम करते हैं बिना अपने पापा से पूछे हुए, तो भैया हो, ये बीमा लेने की बात ये बहुत अच्छी बात है, तो आप पापा से क्यों पूछना चाहते हैं? तो उसका भी उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। ये अच्छा काम है, आप बीमा लेना चाहते हैं, तो पापा से आप क्यों पूछना चाहते हैं? उसके बाद हम आगे आते हैं कि उस बंदे में यदि कोई बुरी आदत नहीं है, तब फिर हम क्या करें, कैसे अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करें? यदि कोई बुरी आदत नहीं है, तो हमें सबसे पहले कस्टमर को धन्यवाद करना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे पिछले में हम किए थे। आप मेरी पॉलिसी आपको अच्छी लगी, ठीक है। अगर उसमें कोई आदत आपको नहीं दिख रही है तो आप उनसे पूछिए
कहीं ना कहीं जब पापा से पूछने की बात करते हैं तो नई नई नौकरी लगी होती है, नई नई शादी होती है उनकी, कि आपकी नौकरी लग गई है, तो उत्तर हाँ या ना में आएगा। या आपकी शादी हो गई है, उत्तर हाँ में या ना में आएगा। तो भैया, माँ बाप कितने जतन से अपने बच्चे को पालते हैं, खुद भूखे रहकर, रात को जाग कर अपनी संतान को कष्ट नहीं देना चाहते। क्या यह सच है? इसको आप बड़े नम्र शब्दों में नम्रता दिखाते हुए अपने चेहरों पर कस्टमर से पूछेंगे तो बताएगा बिल्कुल हाँ, ये तो सही बात है, ये सभी माता पिता ऐसा चाहते हैं। तो क्या भैया, उन्हें संतान से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि क्या वो कोई अपनी, मतलब संतान, जब आप नौकरी कर रहे हैं, कि अगर कोई बंदा बताए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पापा से पूछ कर बताता हूँ, तो भैया आपके माता पिता जो है, कि जो सपने हैं, कुछ उनके भी सपने हैं, कुछ उनकी भी जरूरत है। तो जवाब देंगे बिल्कुल हाँ, होती है, अपनी संतान से सबको अपेक्षाएं होती है, उनके सपने भी होते हैं। तो फिर आपको कहना है कि भैया, उनके सपने जो हैं आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। भगवान ना करे कि यदि आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके माँ बाप का जो कर्ज आपके ऊपर है उसको आप कैसे उतार पाएंगे। तो भैया, एक अच्छी सी पॉलिसी ले लो और अपने पापा को या मम्मी को नॉमिनी बना दो, और उस पॉलिसी की समयावधि थोड़ा कम ही रखें, लंबी ना रखें, क्योंकि पैसा अपने माता पिता के जिनसे आप पूछने वाले हैं उनको ही मिल जाए तो कैसा लगेगा। भगवान ना करे यह इंश्योरेंस पॉलिसी पापा के सामने ही पूरी हो, भगवान करें कि इंश्योरेंस पॉलिसी पापा के सामने ही पूरी हो। वो पॉलिसी की रकम जब पापा के हाथ में आप देंगे, इसकी कल्पना करके आप देखिए, किसी कस्टमर के सामने आप बैठे हैं तो इसकी कल्पना करके आप देखिए कि उनको कितनी खुशी मिलती है। मिचोटी की रकम दे करके पापा से आप कहेंगे कि पापा जी, ये मैं जो नौकरी करना शुरू किया था, उस आमदनी से छोटी सी एक परसेंटेज निकाल करके मैंने एक पॉलिसी कराई थी, उसका पैसा है। यह पूरी रकम आप दोनों के लिए है। उस समय आप उनकी आंखों में ध्यान से देखना, उनकी आंखें क्या कह रही हैं। भैया जी, उनकी आंखें आप पर गर्व कर रही होंगी। माँ भी अपनी कोख पर गर्व कर रही होगी कि उसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। फिर एक बात और है भैया, भगवान ना करे यदि आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटना दुर्घटना हो जाए तो आपके पैसे उन्हें ही मिलेंगे। आप अपने मन में यह सोच कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा काम करके अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे माता पिता का हमारे ऊपर कर्ज है, मैं उसको थोड़ा सा इस पॉलिसी के माध्यम से कम कर रहा हूँ। लेकिन भैया, जब आप अपने पापा से पूछेंगे कि पापा, क्या मैं अपने जीवन पर एक जीवन बीमा पॉलिसी ले लूं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा बाप नहीं हो सकता जो कहेगा कि मेरे बेटे के जीवन बीमा पॉलिसी हो और उसे अगर कुछ हो जाए तो वहां से हमें पैसा मिले। तो अगर आप पापा से पूछेंगे तो पापा ये नहीं चाहेंगे खुशी खुशी कि हमारा बेटा इनकम करना शुरू किया है, एक जीवन बीमा पॉलिसी ले ले, उस जीवन बीमा पॉलिसी से जो है अगर कुछ हो जाए तो क्लेम मिले तो पैसा मुझे मिले। ऐसे कोई माता पिता नहीं चाहते हैं। इसलिए आप उनसे इसके बारे में मत पूछिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। आप उनको एक पॉलिसी ले करके सरप्राइज दीजिए, आश्चर्यचकित कीजिए। कभी भी पूछने की, मतलब उनसे पूछने की जरूरत बहुत नहीं है, आप बीमा ले सकते हैं। क्योंकि आप जब कुछ गलत काम करने जा रहे हैं तो माता पिता से नहीं पूछते हैं। एक बीमा एक अच्छा काम है, हमारी जीवन पर, कस्टमर के जीवन पर एक बहुत अच्छी चीज है, लेता है। भाई, हम अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए कमाते हैं। जब हम एक बीमा लेते हैं तो कोई माता पिता या पति पत्नी नहीं चाहेगी कि अगर किसी पत्नी के सामने हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पति का बीमा हो रहा है, आपके पति के मर जाने के बाद आपको क्लेम मिलेगा, उस समय जो पत्नी रहेगी, कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में, क्योंकि अपने पति से प्यार करती है,
तो उसके दिमाग में झल्लाहट आएगी, हो सकता है आपको अपशब्द भी बोल दे। तो इस तरीके से, लेकिन वहां पर आप ये कह सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न कहीं से उठ ही जाए कि पत्नी से पूछ के बताते हैं, तो आप बताइए भाई, जो पत्नी विधवा हो चुकी है उनके बारे में जरा आप सोचिए, उनके बच्चों के बारे में जरा आप सोचिए, उनकी क्या स्थिति है। तो आप अपनी पत्नी को एक सरप्राइज दीजिए, नॉमिनी बना करके एक अच्छी सी पॉलिसी दे करके सरप्राइज दीजिए। आप उनसे पूछेंगे तो हो सकता है वो भावना में आकर आपसे प्रेम करती हैं, तो आप ये कह दें कि भाई आप इंश्योरेंस कराइए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप इंश्योरेंस मत कराइए, क्योंकि आपके मरने के बाद हमें पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जब किसी का क्लेम आपके सामने आता है या कहीं से आप सुनते हैं, तो पत्नी सबसे पहले या बच्चे जो है यही ढूंढते हैं कि पिताजी का कहीं से कागज बीमा का मिल जाए हमें, तो वहां से हमें एक आर्थिक सहायता मिल जाए। लेकिन जब आप कस्टमर के सामने जाते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो बीमा कराना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से दिमाग में होता है कि पत्नी से पूछ ले, बच्चे से पूछ ले। तो आप इसको वहां पर पिच कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं शुरू से कर दे रहा हूँ। ये पहला पेज है कि पापा से पूछ कर बताऊंगा, या मम्मी से पूछ कर बताऊंगा, या पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आप इसको कई बार जब पढ़ेंगे, तो आप कस्टमर के सामने जब जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं इसमें, और अपने आप से आप बढ़ा भी सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है। ये सबसे लंबा आंसर यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम चलते हैं अगले पेज पे, तीसरे क्वेश्चन पे, कि मैं सोच समझ के बताऊंगा। अगर कोई ऐसे बंदे आपको मिलते हैं, लगातार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कि मैं सोच समझ के बताऊंगा, तो आपको बोलना क्या है कि मैं मानता हूं कि भैया आप हमारे प्लान से सहमत हैं, लेकिन आप और विचार विमर्श करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं। तो आपको आगे क्या कहना है, इसीलिए मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी भी पॉलिसी के पेपर जमा होने के बाद 15 दिन का समय देती है आपको सोचने का। जो क्वेश्चन आता है कि सोच के हम बताएंगे, कि सोचने का समय देती है 15 दिन। अब तो 30 दिन का समय हो गया है, तो आप 15 दिन बताइए। 30 दिन कोई ज़रूरत नहीं है, 15 दिन कंपनी आपको समय देती है सोचने का, इससे कि हर व्यक्ति अच्छे से सोच समझ सके। और सोच समझने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने ये पॉलिसी लेकर के गलत निर्णय लिया है, तो आप अपनी पॉलिसी वापस भी ले सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है, और भैया इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि इस दौरान आपको कुछ हो जाता है, अस- आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, किसी दुखद स्थिति में आपके परिवार को कोई घटना घटती है, मृत्यु हो जाती है कस्टमर की, जो पॉलिसी लिया है, जो हमसे बात कर रहा है कि सोच समझ के बताएंगे, तो उनको आप बता सकते हैं कि इस दौरान जब आपको सोचने का टाइम कंपनी दे रही है, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो कंपनी जो है इंश्योरेंस का पूरा लाभ आपके नॉमिनी को, आपके परिवार को देगा। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और भैया ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आज तक हजारों से ज्यादा, मतलब 1,000 से ज्यादा की संख्या है, जिसमें लोगों को 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस लिए, और 15 दिन के अंदर ही जब उनकी सोचने समझने का विचार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी घटना दुर्घटना हो गई और इस दुनिया में नहीं रहे। तो कंपनी ऐसे बहुत सारे हजारों कस्टमरों को क्लेम किया है। उसकी जो अमाउंट है, उसका अमाउंट है लाखों और करोड़ों में क्लेम किया है। तो इस सोचने और समझने में भी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो भैया आपको सोचने का समय भी मिलेगा, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर आप इसका जवाब दे सकते हैं, जब कोई बंदा कहता है भैया मैं सोच समझ के बताऊंगा, तो यहाँ पर आप ये
आंसर आप दे सकते हैं। और इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अपने डायरी में नोट करिए। इसमें कुछ पॉइंट आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं सभी लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन जो आता है, बाद मिलेंगे या अगली बार आप मिलेंगे तब हम बीमा लेंगे। तो आपको कहना है ठीक है, मैं मानता हूँ भैया कि आप बाद में लेंगे, बाद में ले लेना। आपके पास जब आप सोच रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, कुछ ऐसा कारण होगा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं बाद में बीमा लूँ। लेकिन भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के अंकल, आप एक उदाहरण दीजिए या किसी का नाम भी ले सकते हैं, जो है एक पॉलिसी लेना चाहते थे। मेरे दोस्त के अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम बाद में आपसे बीमा लेंगे। तो हमारी उनकी मुलाकात 30 से 40 दिन बाद होती है। दोबारा से हम उनके पास जाते हैं तो बीमा लेने के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं दोबारा। लेकिन जब उनका बीमा लॉगिन होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बीमा लेते हैं, 20 लाख 25 लाख का बीमा लेते हैं, तो कंपनी वहाँ मेडिकल कराती है। तो मेडिकली जो है अनफिट हो गए, उनके अंदर कोई बीमारी आ गई, इस वजह से मैं उनको बीमा नहीं दिला पाया। मतलब कई सारे ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि फला व्यक्ति का मैंने हमसे बात हुई थी, बीमा लेना चाहते थे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उनको अचानक कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी की वजह से बीमा नहीं ले पाए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, उनके पास पैसा भी है और उन चाह भी रहे हैं कि हम बीमा ले लें, लेकिन वो मेडिकली अनफिट हैं इसलिए बीमा नहीं ले पाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीमा लेना चाह रहे थे, अगली मुलाकात में हम लेंगे। कई ऐसे हमारे मित्र हैं क्योंकि 16 साल काम करते हुए होगा, तो कुछ मित्र ऐसे हैं कि वहाँ पर हम फोर्स नहीं किए, नहीं बताए, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, तो वहाँ पर हम गए। तो लोग जानते हैं कि बीमा एजेंट हैं, हमको आपको लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र भी हैं, थे ये। तो कहते हैं कि भाई साहब इनका कोई बीमा था कि नहीं था। भाई नहीं था, मैंने इनसे पिछले महीने बात किया था, लेकिन ये कहे बाद में बताएंगे। लोग कहते हैं कि भाई आप फोर्स किए होते तो बीमा ले लेते। तो वहां पर भी ये उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं कि बाद में बीमा लेने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम बाद में बीमा लेंगे, तो उनको इसको आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं, या अपने मन से इसमें 2 4 पॉइंट और लगा के आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भयंकर वाला क्वेश्चन यही आता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ भैया आपको उत्तर क्या देना है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ भैया आजकल पैसे की समस्या लगभग सभी को है। लेकिन यदि आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी समस्या आ रही है, तो भैया ईश्वर ना करे यदि आपको कुछ हो गया, तो आपके परिवार को, घर को, घर के जो सामान्य खर्चे हैं की व्यवस्था इतनी है, वो कैसे होगी, कैसे करेंगे आप। पत्नी, बच्चे, माता पिता जो आपके ही खर्च पर आश्रित हैं, आपके ही कमाई पर, तो कैसे करेंगे। आप जरा सोचिए, फिर उनसे पूछिए अच्छा भैया आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर बच ही नहीं रहे हैं, तो लोगों का उत्तर आएगा भैया पैसे बच ही नहीं रहे हैं। पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, अच्छी खासी हमारी नौकरी है, 40 50 हज़ार 1 लाख रुपया इनकम है, लेकिन इतनी महंगाई है कि पैसा बच ही नहीं रहे, हमारे पास पैसा बच ही नहीं पा रहा है। तो उनको आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए एक माध्यम से आप। फिर आपको कहना क्या है, भैया मान लो कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस नौकरी में काम कर रहे हैं, यदि आपकी इनकम 10% कम कर दी जाए, जहां आप काम कर रहे हैं आपकी इनकम ये हो जाए कि आपको भैया 1 लाख तनख्वाह मिल रही थी, अब 90 ही हज़ार मिलेगी, तो आप अपने घर
का जो खर्च है उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे किसी तरीके से। तो उत्तर होगा कि 10% कम हो जाएगी तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर एक क्वेश्चन पूछिए, यदि आपको 90% इनकम कम दी जाए तो आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो जवाब आएगा उस तरफ से नहीं। अगर 90% हमारी इनकम कम कर दी जाएगी तो हम उस जगह जा भी छोड़ देंगे या उस काम को ही छोड़ देंगे, अलग दूसरे काम को हम ढूंढेंगे। तो आपको कहना क्या है? तो भैया यदि किसी कारण से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए जिसमें आपकी 100% इनकम बंद हो जाए तो आपके परिवार के लोग जो हैं कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? भैया एक हंसता खेलता परिवार आपका है, उसके ऊपर बहुत सी परेशानियां का सामना करना पड़ जाएगा जब आपकी 100% इनकम बंद हो जाएगी। अगर आपके घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है आपके बीच में नहीं रहता है, आपको 10% में एडजस्ट करना था, आप कर लेंगे। उसी 10% पैसे को आप अगर मैनेज करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए जो आपकी ज़रूरत है, टर्म प्लान हो या फिर आप अपने हिसाब से उस प्लान को हाँ पिच करिए कि इतना आपका प्रीमियम आ रहा है, थोड़ा सा अपने खर्चे को मैनेज कर लीजिए, तो पैसा ही जो आपका बचाएंगे, पैसा 100% आपका रहेगा। इसी कारण बस आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर आगे आपके हंसते खेलते परिवार को ये बचा के रखेगा। आपकी इनकम जो 90%, 10% आप अपने यूज में कर रहे थे, 90% घर के खर्च के लिए कर रहे थे, तो इस इनकम को यहाँ से पूरा किया जा सकता है। यहाँ आप नौकरी पेशा वाले हैं तो इनकम सुरक्षा प्लान दे सकते हैं, या फिर नौकरी पेशा नहीं कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी 2-3 लाख की इनकम है, तो वहाँ से आप 25,000, 30,000, 40,000 पॉलिसी जो आप समझाए हैं, इसका उत्तर आप इस हिसाब से दे सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके के उत्तर हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की दिक्कत आती है, इस पॉइंट को आप नोट करिए और इसको इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने एक सहयोग आपका किया, इस तरीके से आप अपनी डायरी में इसको नोट करिए और इसमें कुछ पॉइंट आप बढ़ाइए। इसका आप उत्तर देंगे तो हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि आप अपनी पॉलिसी को आसानी से क्लोज करेंगे। जो आप अभी महीने में 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी कर रहे हैं, 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी भी करेंगे। जो आप सोच रहे हैं कि हम एमआरए बन जाएं, एमआरए बन करके एक अच्छी खासी इनकम करें, 1,50,000 रुपया महीना यहाँ से कमाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस ऑब्जेक्शन के माध्यम से कस्टमर को समझा सकते हैं और आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे कोई नया एडवाइजर हो, नॉर्मल एडवाइजर, या फिर एमआरए एडवाइजर, मोस्ट एक्सपेक्टेड एडवाइजर, या फिर एमडीआरटी एडवाइजर हो, उनको भी ऑब्जेक्शन आता है कहीं ना कहीं से। जैसे कि ब्रांच मीटिंग में जो लोग गए थे, दिनेश मौर्य ने एमडीआरटी किया, बताए थे पिछले महीने उन्होंने 60 से 70 कॉल की थी। क्या 60-70 बीमा उनका टोटल हो गया? नहीं हुआ। उसमें से 8-10 पॉलिसियां हुई, 8-10 पॉलिसियों के माध्यम से उनका एमडीआरटी फाइनल हुआ। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो हमारे सामने आती है उसका हम आंसर कैसे दें, उसको इस पीपीटी के माध्यम से मैंने आपका सहयोग किया। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप इस ऑब्जेक्शन को फील्ड में निकलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको याद कर लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट में प्लान बताना पड़ेगा। जब कस्टमर हमारे सामने क्वेश्चन करेगा तो उसका उत्तर हमें देना है। और क्वेश्चन जब आएगा जब हम फील्ड में काम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, काम करेंगे, तभी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा। तो आज की मीटिंग को मतलब अपनी इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीपीटी को हम क्लोज करते हैं और हम ये चाहेंगे कि जमालुद्दीन सर आए और इस पीपीटी में जो हमसे छूट गया हो, जो और बेहतर हो सकता हो हमारे लोगों को, उसको थोड़ा सा गाइड करें। और आगे की मीटिंग में आप लोग हमारे पास जो आपके सामने ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन आता है उसको भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका प्रश्न भी
वो उसके प्रश्न का उत्तर भी हम आपको दें, कि एक सहयोग कर सकें कि आप इस तरीके से अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जमालुद्दीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और खास तौर से भाई राकेश जी ने बहुत जबरदस्त पीपीटी तैयार करके रखी है। और हम चाहेंगे कि इस टाइप की जो ट्रेनिंग है हम लोग इसको कंटिन्यू करें। और इस पीपीटी को पुनः एक दो बार और दोहराने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण है, चीजें हैं जहां से हम लोग बैकफुट पे आते हैं, उन सभी चीजों का आज हमें आंसर मिला। और जहां से हम गलती करके जो है वापस चले आते हैं, और हम अपने बीमे को फाइनल नहीं कर पाते हैं, कस्टमर को ढूंढ तो लेते हैं बट फिर छोड़ देते हैं, और या फिर छोड़ना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी जो आज राकेश जी ने दी है, तो इसको बार बार जो है इस पीपीटी को राकेश जी सेव रखिएगा। और इसको हम लोग पुनः जो है अभी रिपीट करेंगे, इसमें कुछ और भी राकेश जी अभी ऐड करेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने जो है बहुत धैर्य पूर्वक सुना, और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग आज की हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और राकेश जी कुछ देखिए फीडबैक कुछ लोगों से ले लीजिए। थोड़ा सा मैं कहीं व्यस्तता में हूँ, तो मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा दोस्तों, 10 लोग हैं, अगर इसमें कोई और जो आपके सामने ऑप्शन आया, जो क्वेश्चन आए, इसमें बेहतर किया जा सकता है तो आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आगे के क्वेश्चन के लिए आप जो आपके मार्केट में आपके सामने क्वेश्चन आता है उसकी लिस्ट आप बना के रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसका जवाब मिले। और ये पीपीटी मैंने अभी आज ही 10 बजे से बनाना शुरू किया, आज के डेट में बनाया और बना करके पीपीटी को प्रेजेंट किया। इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि बोलने में त्रुटि हो गई हो, तो आप भाषा पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं पर ध्यान दे करके जो ज़रूरत है हमें लेने की, इसमें से आप लीजिए। कोई ऐसा शब्द निकल गया हो मुंह से जो आपको लगता हो कि जो है इसमें ये गलत बोल गए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी लोग अपना माइक ओपन करके अपना जो है सलाह हम सभी